sir have well told to us that this is a very important time, and on this in this time we are just free and we have nothing to do. So our government is very much conscious and serious about our study. So he is trying so that we get everything at your doorstep. So thank you, NIOS and Swam Prabha for giving me this opportunity. Myself, Santosh Kumar Charosia, PGT Chemistry, जवाहर नवोदय विद्यालय झाबुआ, अंडर नवोदय विद्यालय समिति। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो हम इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों, जानना कोशिश करेंगे कि मैटर क्या होता है, किसे मैटर कहते हैं, किन स्थितियों में मैटर क्या है, सराउंडिंग का क्या मतलब होता है, मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया, और ये जो मैटर होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसको हम कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज़ को देखेंगे भी कि कैसे कैसे ये सिद्ध हुआ कि कुछ निम्नलिखित क्राइटेरिया, निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के पास पाया जाता है। और हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड, जैसा मैं पहले भी आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ, पुनः हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैंने अपने क्लासरूम के इस प्लेटफॉर्म पे मैंने उस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी पार्ट बनाया अपने क्लासरूम का। हम उस पर भी बात करें क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिक होते हैं हमारे। फिर हम देखेंगे कि क्या मॉलिक्यूलर किस प्रकार से डिफरेंट मैटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अर्थात स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम देखेंगे। हम सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। साथ में हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसको हम देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो फॉर दिस पर्पज आई हैव जस्ट मेक अ स्लाइड फॉर यू ऑल। इंट्रोडक्शन में मैं पहले ही आपको बता दिया कि मैं संतोष कुमार चौरसिया, पीएचडी केमिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय झाबुआ, अंडर द नवोदय विद्यालय समिति। एंड माय टॉपिक इज, अगर इस टॉपिक को देखें बच्चों तो टॉपिक दो भागों में बटा हुआ है। एक है मैटर, दूसरा है सराउंडिंग्स। हम मैटर इन सराउंडिंग्स चैप्टर, बच्चों अगर ये एक चित्र आपके लिए मैं रखा हूँ इस चीज को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए, मान लीजिए आप एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, उस चित्र में आपको गगनचुंबी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, रोड दिखाई दे रही है, वाटर बॉडीज दिखाई दे रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही होंगी, आपको खूब अच्छी ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही होगी, आपको ढेर सारे मकान दिखाई दे, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो बच्चों ये शब्द है जिसको कहते हैं सराउंडिंग्स, इसका मतलब ही होता है चारों तरफ। मतलब हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो हमारी सराउंडिंग होती है। और ये चारों तरफ में हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर है, ग्रीनरी है, कार, मोटर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, वाटर बॉडीज दिखाई दे रही है। तो जो ये सब कुछ है, ये सब एक विशेष पदार्थ की चीज़ से मिलकर के बनी हुई है जिसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की दो विशेषताएं होती है बच्चों जिसको आपको समझना है। जो भी चीज स्पेस ऑक्युपाई करे और उसका कुछ मास हो, उस सभी पदार्थों को हम, अर्थात दो चीजें उसमें होनी चाहिए, मास एंड स्पेस। अगर कोई वस्तु जिसका कुछ मास हो और वो स्थान घेरती हो, उस पदार्थ को हम मैटर कहते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में देखेंगे कि जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में हमारे जो डिफरेंट तरह की फिजिकल और लिविंग, नॉन लिविंग, अनेक प्रकार के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो एक छोटा सा स्लाइड मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेके लाया हूँ इस चीज़ों को और क्लियर करने के लिए बच्चों, कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि बहुत प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं और सभी वस्तुओं के पास क्या होना चाहिए, एक छोटा सा स्पेस ले और उसका कुछ मास होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई चीज़ है जो स्पेस लेती हो और मास रखती हो और स्पेस ऑक्युपाई करती हो, वैसे पदार्थ को हम मैटर कहते हैं। तो हम एक छोटे से उदाहरण लेकर के यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग आज के समय में हमारे घरों में खाना अक्सर मैक्सिमम घरों में गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर से बनता है बच्चों।
इस एलपीजी सिलेंडर को आपने सब लोग देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर में क्या भरा होता है, गैस भरा होता है, और ये गैस भरा होता है और ये भारी भी होता है, और रखते हैं तो स्पेस भी लेता है। ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है इसमें गैस भरा होता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, और गैस भरा होता है और इसका एक वजन भी होता है। अर्थात ये दोनों विशेषताओं को फॉलो करता है कि नहीं करता है, कि उसके पास स्पेस जहाँ रख देंगे वहाँ एक निश्चित स्पेस भी लेगा और उसका कुछ वजन भी होगा। तो यह एक प्रकार का क्या हुआ, मैटर हुआ कि नहीं। अर्थात वे पदार्थ जो स्पेस ऑक्युपाई करते हो और उनका कुछ मास होता हो, वैसे पदार्थों को हम मैटर कहते हैं। जैसे हम ग्लास ऑफ वाटर ले लें, आप सभी लोग जानते हैं इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, और आप इसमें जितनी मात्रा में पानी भरेंगे उतना मात्रा पानी भरेगा इसका, और ये जहाँ रखेंगे वहाँ इतना दूर कम से कम स्थान भी घेरेगा, और इसका कुछ अपना वजन भी होगा। अर्थात ये ग्लास ऑफ वाटर मैटर होगा कि नहीं होगा, होगा। निश्चित तौर पर वह पदार्थ जिसको जहाँ रखते हैं वह कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता हो और साथ ही साथ उसका कुछ मास हो, वैसे सभी पदार्थों को हम मैटर कहते हैं। जैसे रॉक, रॉक जहाँ रखते हैं हम वो स्पेस भी एक्वाई करता है, उसका मास भी। अर्थात हमने जो चार उदाहरण आपको लेकर समझाने का प्रयास किया है बच्चों, वो सभी पदार्थ तो जहाँ रखते हैं वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, साथ ही साथ उसमें कुछ मास होता है। ऐसे वे पदार्थ जिनके पास स्पेस ऑक्युपाई जो करते हैं और उनका मास होता है उन्हें हम मैटर कहते हैं। तो आज हम इसी मैटर के बारे में हम देखेंगे कि क्या है। तो आज हमारा गोल, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया, कि हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, मैटर होते क्या हैं। हमने अपनी पहली स्लाइड में देखा कि मैटर वे पदार्थ होते हैं जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और उनका कुछ मास होता है, वैसे सभी पदार्थों को हम मैटर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो मैटर होता है इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जिसको हम आगे की स्लाइड में आपको बताने का, समझाने का, कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझाने का भी प्रयास करेंगे कि मैटर होता क्या है और मैटर की क्या विशेषताएं होती हैं। हमने कुल 3-4 एक्टिविटीज़ हैं जो जो बताएंगी। मैंने जितने मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है सभी मैटर्स को सिद्ध करने के लिए छोटे छोटे एक्टिविटीज़ भी मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि नहीं मैटर ये विशेषता रखता है, तो हाँ हम सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं, उनके क्या आंसर और कैसे उनको हम जवाब देंगे। हम देखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप के संबंध में, जो अर्थात सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम देखेंगे क्या इनकी प्रॉपर्टी है, कैसे होते हैं ये, और हम उसके इंटेक्स्ट। आज का तो हमने इसीलिए इस चैप्टर को 2 भागों में बांट करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे, और पार्ट 1 के अंतर्गत हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको इतनी बातें आज की क्लास से समझ में आ जाए। जैसा पहले स्लाइड में बताया जा चुका है कि वह पदार्थ जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो और उसका कुछ सर्टेन मास हो, वैसे दोनों वैसे पदार्थ, वैसे सब्सटेंस को हम मैटर कहते हैं। जैसे हमने बताया था पानी से भरा हुआ ग्लास, ये गैस एलपीजी सिलेंडर, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो दोनों जो भी कोई मैटर होगा ये दोनों प्रॉपर्टी रखेगा, तब हम उसे हम मैटर कहेंगे। अर्थात मैटर वो पदार्थ है जो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस and have certain mass. Mass may be small or may be more, but it must have a certain space, it must occupy a certain space and have certain mass. The substance is called as matter. देखो बच्चों, प्राचीन समय में माना जाता था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है 5 चीजों से मिलकर के बना है, जिसे पंच तत्व के नाम से जाना जाता था। पंच तत्व के नाम से प्राचीन समय में माना जाता था कि जो यूनिवर्स है 5 चीजों से मिलकर के बना है: जल, वायु, आग, पृथ्वी और आकाश। तो पहले यही माना गया कि जो भी अर्लियर इट वाज थिंक दैट all the matters is made up of basic 5 things. It is air, fire, earth,
water and sky. These 5 components together called as पंच तत्व. तो पहले माना गया था कि जो मैटर बना है वो 5 चीजों से मिलकर बना है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई और स्टडी आगे बढ़ती गई, इसमें और संशोधन होते गए. तो पहले स्टार्टिंग प्राचीन समय में यही माना जाता था कि कोई भी मैटर 5 चीजों से मिलकर के बना है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश. बच्चों, जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती गई, माना जाने लगा कि ये जो कोई भी मैटर है वो 2 विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है. एक है फिजिकल, दूसरा है केमिकल. फिजिकल बच्चों जैसा नाम से ही लग रहा है, आपको समझना चाहिए एक्सटर्नल फीचर. जहां फिजिकल की बात आए बच्चों, आपको समझ लेना चाहिए कि वहां हम यहाँ पर बात हो रही है उसके एक्सटर्नल फीचर्स की. एक्सटर्नल फीचर मतलब वो देखने में कैसा है, उसका कलर क्या है, वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, वो मुलायम है कि कठोर है, वो देखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है. तो स्टार्टिंग में जो मैटर का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ वो फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है, जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स पर होता है. अब केमिकल फीचर्स जो होते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ये उसके अंदरूनी गुणों को देख करके किया गया है. केमिकल क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मतलब वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, किन किन चीजों से मिलकर के बना, उसका इंटरनल इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं. मैटर इज दैट मीन्स दैट व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट. मीन्स अगर एक छोटा सा कोई चीज है तो ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, क्या क्या उसके पार्ट, क्या क्या उसके कंस्टिट्यूएंट है. अगर जब हम इस रूप की स्टडी करेंगे तब हम कहेंगे कि हम केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. और इन दोनों क्लासिफिकेशन के बाद ये फाइनल हुआ कि जो मैटर होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं. जैसे पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत, particles of matter are very small in size, they are minute in size, very small in size. और इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस पाया जाता है, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, सदैव मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं. अर्थात मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि जो ये पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स की बात की गई, तो कुल 4 विशेषताओं की बात की गई कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल साइज. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उन दो पार्टिकल के बीच में कुछ स्थान होता है, और ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये सदैव मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, और ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं आपको आगे की स्लाइड पे बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम कहेंगे कि पार्टिकल के पास ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं. अर्थात उसके लिए मैं एविडेंटरी प्रूफ भी आपको बताऊंगा कि ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सब लोग जानते हैं, इसमें लोड नहीं लिया. और ये चैप्टर जैसा नाम से ही लग रहा है कि 2 चीजों पर बात कर रहा है. आपके चारों तरफ जो वस्तु है, आप जहां हो उसके चारों तरफ क्या आपको पाया जा रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या क्या है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है. तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे, इन चारों विशेषताओं को, कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कि नहीं पार्टिकल्स की साइज छोटी होती है, मैटर के पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो छोटी होती है, इनमें स्पेस पाया जाता है, ये सदैव मूव करते रहते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को. देखिए, हमने पहला ही प्रॉपर्टी बताई कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो मेड अप ऑफ स्मॉल थिंग्स. इसके लिए एक एक्टिविटी करते बच्चों, क्या करना है, एक छोटा सा बीकर ले लीजिए. We take a small beaker and fill it with 3/4 of water. अब इस 3/4 ऑफ वाटर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा आप साल्ट डाल दीजिए, NaCl डालिए, और एक ग्लास रॉड लेकर के इसको जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो साल्ट है, जब इस बीकर में पानी लेने के बाद उसमें हम साल्ट डालते हैं, जब हम पहले साल्ट को चम्मच से डालते हैं तो देखते हैं कि साल्ट उसकी पेंदी में जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा. तो जब तक आप टच नहीं करोगे वैसे के वैसे पड़ा रहेगा.
और इसी के लिए हमने एक ग्लास रॉड लेंगे और इस ग्लास रॉड को ले करके इस बीकर को स्टीयरिंग मतलब बच्चों होता है हिलाना, उसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अगर हम 2-3 बार ऐसा मिक्स कर देते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पार्टिकल उसी में, साल्ट का पार्टिकल उसी पानी में घुल जाएगा। लेकिन एक विशेषता आप ये देखेंगे बच्चों कि पूरा घुलने के बाद भी अगर आपने शुरुआत में मैंने बताया 3/4 ऑफ वाटर आपको पानी लेना था और आपने निशान लगाया हुआ है और नमक डालने के बाद उसको मिला घोलने के बाद भी देखेंगे कि पानी के तल में कोई भी मतलब स्तर में कोई कमी नहीं होगी, न अधिकता होगी। अर्थात 3/4 ऑफ वाटर जो पहले भरा था उतना ही भरा हुआ है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है बच्चों कि हमने नमक जो डाला था उस पानी में वो उसी के अंदर समाहित हो गया। आप लोग बहुत तरह के ऐसी चीज़ों की एक्टिविटी को आप अपने घरों में देखते हो। इस समय खूब गर्मियों का समय चल रहा है और हमको जब हम खेल कूद या कोई शारीरिक परिश्रम करके आते हैं तो बोलते हैं कि मम्मी बहुत थकान होगी, तो आपकी मम्मी आपको ग्लास में पानी देती होगी और कहती लो ग्लूकोज थोड़ा सा डाल के पी लो। तो आप जब ग्लूकोज डाल के पीते हो तो आप उसको यहाँ पर देखना बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज की क्लास में आपको क्या बताने की कोशिश की जाती है। आपको अगर पूरा भरा भरा हुआ पानी दिया हुआ है और उसमें आपने 1 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया है, लेकिन डालने के बाद आप डालोगे तो देखोगे सारा ग्लूकोज जाके नीचे बैठ जाएगा। फिर आप जब चम्मच से उसको हिलाते हैं तो देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्लूकोज उस पानी में घुल जाता है और पानी का जो स्तर था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे सिद्ध क्या बात सिद्ध हो रही है? इससे ये सिद्ध हो रहा है कि पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो लाइए देखते हैं इस एक्टिविटी को। आशा करते मेरी बात समझ में, मैंने मेरा यही इस एक्टिविटी से सिर्फ यही चीज बताने का मतलब है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उसकी साइज बहुत छोटी होती है। As we are not able to see the salt particles, this shows that they are not in one continuous state of matter instead of form of small particles. इसका मतलब है जैसे जब हम उसको पानी को नमक डालने के बाद हम उसको हिलाना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे 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 वो उसी में घुल जाता है और उसके पानी के जो लेवल होता है उस लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात ये जो साल्ट इसमें है उसी साल्ट इसी में घुला रह गया। इससे सिद्ध होता है कि जो ये पानी लिया गया था इसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, देखते हैं यहाँ थोड़ा सा दूसरा, हमने दूसरी चीजें आपको बताई थी कि यही पर मैं एक छोटी सी चीज और पिछले स्लाइड पे बच्चों ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको सोचना है कि ये जो नमक हमने डाला था वो कहाँ चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, ये जो वाटर की पार्टिकल्स है इसके बीच में कुछ स्पेस होती है और इसी स्पेस में ये जो नमक का टुकड़ा था जो आपने जिसको पानी में घोला है वो उसी में रह गया, जिसके कारण से इसके पानी के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात इस एक्टिविटी से ये सिद्ध होता है कि जो पानी के जो कण होते हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है और इसी स्पेस में ये जो साल्ट हमने घोला था पानी में सब उसी में घुला हुआ रह गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। इसके लिए बहुत साधारण सा एक छोटा सा एक्टिविटी बच्चों आपको देख ले आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों 2-3 छोटे पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के इस पानी में इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, ये पानी मान लीजिए 100 ml है, एक छोटा इसमें 2-3 कण पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देने से ये तुरंत कुछ इस तरह का हो जाएगा और डालने के बाद अब आप क्या करेंगे कि इस पूरे 100 ml में से सिर्फ 10 ml पानी को पिपेट से बाहर ले लीजिए। सॉरी, इस जो ये पोटेशियम परमैंगनेट के डालने से जो कलर उत्पन्न हुआ इस मटेरियल को का 10 ml लीजिए और दूसरे 100 ml 90 ml पानी में उसको मिला दीजिए। अब फिर उसका 10 ml ले लीजिए जो इस चित्र से आपको बताने की कोशिश की जा रही है और ऐसा करते चले जाएंगे। हम लास्ट में भी देखेंगे कि जो सबसे अंत वाला हमने तो यहाँ 4 बार लिया हुआ है, अंत वाले में भी देखेंगे कि थोड़ी बड़ी मात्रा में वो कलर आ ही रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि
एक 3-4 कण जो पोटेशियम परमैंगनेट के हैं वो इतने इफेक्टिव हैं, इतने मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से, माइन्यूट हजारों पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं कि उसके 90 ml को छोड़ करके 10 ml ही पास कर रहे हैं, तो भी वो उस 90 ml के पानी को 100 ml बना रहे हैं, उसको भी कलर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मैटर होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। This experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large amount of water. हमने क्या किया था बच्चों, हमने यहाँ क्या किया था, हमने एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में 100 एक छोटे से बीकर में हमने 100 ml पानी लेकर के 2-3 पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट का डाल करके एक 100 ml सॉल्यूशन बनाया था। उस 100 ml से हमने 10 ml लिया और इसको हमने फिर 90 ml में डाल दिया, तो ये 100 ml फिर हो गया। फिर इसमें से 10 लिया, उसको 90 ml में डाल दिया, ये भी 100 ml हो गया, और इससे फिर दूसरे में पास किया। तो हमने देखा कि यहाँ तक भी आते आते जो ये इसका डिस्टिंक्ट कलर है वो कलर इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब होता है कि जो ये 2-3 कण पार्टिकल थे, एक बहुत सारे मिलियंस छोटे छोटे के पार्टिकल से मिलकर के बने होते थे, जो स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर के बने होते। इसीलिए ये इतने 3-4 स्टेप के बाद भी ये जो 100 ml सोल्यूशन बन रहा है ये अभी भी पिंक कलर का है। इसका मतलब कि जो ये 2-3 पोटेशियम परमैंगनेट के कण थे ये अनेकों छोटे छोटे लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसके कारण से ये कलर इसका फेड या खत्म नहीं हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। आते हैं, देखते हैं कुछ अगले आगे की बातें। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए बच्चों, हमने पहली एक्टिविटी आपको करके बताई थी कि हमने एक बीकर लिया था और इस बीकर में हमने थोड़ा सा पानी रखा 3/4, उसमें थोड़ा सा साल्ट डाला और डाल करके उसको रॉड से स्टीर कर दिया, मिला दिया। देखा कि ये साल्ट इसी में घुला हुआ रह गया। तो हमने आपको इसका इंटरफ्रेंस या ऑब्जर्वेशन रिजल्ट क्या बताया था? ये बताया था कि ये जो पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है और इसी स्पेस में ये साल्ट घुला रह गया, छुपा रह गया, जिसके कारण से इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक तो ये एक्टिविटी है जिससे हम बता सकते हैं कि नहीं, पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका एक दूसरा भी एक्टिविटी बच्चों, दोनों एक्टिविटी हमने करके देख लिया है कि एक 100 ml पानी लेते हैं, उसमें हम 2-3 कण पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देते हैं, डाल करके 100 ml एक पिंक सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन बनाते हैं। उस 100 ml सॉल्यूशन से हम सिर्फ 10 ml उस सॉल्यूशन का लेते हैं, 90 ml छोड़ देते हैं एज इट इज। अब उस 10 ml सॉल्यूशन को हम दूसरे बीकर में डालते हैं जिसमें 90 ml पहले से पानी है और उसको 100 ml बना देते हैं। फिर उस जो 100 ml दूसरा वाला बना हुआ ये वाला, इसमें से हम 10 ml लेते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे 90 ml में। तो हम ऐसा करते जाते हैं, तब भी देखते हैं बच्चों कि ये कलर आता ही जा रहा है। इसका मतलब होता है कि ये जो इतना बड़ी मात्रा है, वो जो 2-3 पार्टिकल्स हैं इनके पास वो हजारों छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं और इन कणों के बीच में स्पेस होता है, जिस स्पेस में छुपे हुए हैं। इसीलिए हम 10 ml में 90 ml मिला दे रहे हैं सादा पानी भी, तो भी वो कलर ले रहा है। क्यों? क्योंकि अनेकों हजारों पार्टिकल्स मिलकर के बने हुए हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज थी जो आपको ये बता रही थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिकल्स की हैं वो सच में होती हैं कि नहीं होती, इसको ये सिद्ध कर रही हैं। चौथा पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मेटल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। आप सभी लोग इस समय तो छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत लेट सो के भी उठते होंगे, लेकिन आप जब लेट के सो के उठते होंगे तो देखते होंगे कि आपकी माता श्री घर में पूजा कर रही होती हैं और घंटियां बजती हैं आपके घरों में, और उस समय का माहौल ही अत्यंत सुहावना लगता है। बच्चों, हमने देखा होगा कि हमारे घर में माता जी खाना पकाती हैं कुछ स्पेशल, और हम दूर होते हैं, दूर से भी आते हैं, हम अपने घर में आते हैं तो भी हमको पता चल जाता है कि ओह आज मम्मी लग रहा है कुछ स्पेशल बना रही हैं, और आप आते मम्मी से चिपक के पूछते मम्मी आज क्या बन रहा है। ठीक बच्चों, वो कुछ और नहीं है, उसी चीज़ को मैं यहाँ एक एक्टिविटी से समझाने का प्रयास करूँगा। ये लाइव एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कुछ
नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप लोग सब अपने घरों में रोज अनुभव करते होंगे इस एक्टिविटी को, कि पार्टिकल्स हमेशा, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं हमेशा घूमते रहते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, और ये एक्टिविटी में हम लेंगे क्या, एक स्टैंड ले लेंगे, अगरबत्ती स्टैंड आपने अपने पूजा घर में देखा हुआ होगा, ये वाला, और एक अगरबत्ती का पैकेट ले लीजिए और एक माचिस ले लीजिए। आप लेकर के आप करेंगे क्या, आप उस माचिस से, अगरबत्ती के पैकेट से कुछ अगरबत्तियां निकाल लीजिए, और निकाल करके उस माचिस से उसको जला दीजिए। जला करके देखिए कैसा महसूस हुआ। थोड़ी देर में आप देखते हैं कि आपके उस पूरे आपके मंदिर वाले घर से खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। फैलती है कि नहीं? यस, फैलती है। हम सब लोग अनुभव किए हुए, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। हम देखते हैं कि पूरा घर, पूरा कमरा खुशबू से, अगरबत्ती की खुशबू से भर जाता है और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। बच्चों, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कोई स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो सदैव मूव करते रहते हैं हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसी कारण से आपको इस अगरबत्ती की खुशबू आपको, आप पूजा घर से निकल करके पूरे कमरे में फैल जाती है। पूरे आपके 1 BHK 2 BHK जैसा भी आपका मकान हो, पूरे कमरे में आपके घर में फैल जाती है, और आपको महसूस पता चल जाता है कि नहीं नहीं, आज मम्मी ने पूजा कर लिया है। तो बच्चों, बात उठती है कि ये जो अगरबत्ती है, ये कैसे, मतलब इसका मतलब है कि कुछ तो है जो उस अगर पूजा घर से जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ मूव कर रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो एक स्थान पे नहीं रहते हैं। और तब हम सोचने को हमें मजबूर होना पड़ता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो बच्चों, एक फिनोमेना यहाँ होती है जिसका नाम है डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन फिनोमेना के कारण से ये हो रहा है, और इसके पीछे का यही है कि जैसे ही हम लाइट करते हैं, स्टिक को माचिस से जलाते हैं, हीट एनर्जी उसको मिलती है, और हीट एनर्जी मिलने से उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से जो फ्रेगनेंस के पार्टिकल होते हैं वो पूरे कमरे में फैलने लगते हैं, और जिसके कारण से पूरा कमरा खुशबूमय या महकने लगता है। हमने बताया ना कि ठीक उसी पर आप खेल कूद करके आ रहे हो, और आप जैसे सीढ़ी से घर में घुस रहे हो या आप एंट्री मारो तो ओह, आज लग रहा है कुछ स्पेशल बन रहा है, आज लग रहा है पुलाव बन रहा है, वो आज मम्मी कुछ स्पेशल खाना बना रही है, चिकन बना रही है, या जो भी कुछ भी हो, आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि नहीं नहीं, आज हमारे किचन में कुछ आपके फेवरेट और आपको पसंदीदा खाना बन रहा है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि एक फिनोमेना होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, जो यहाँ घटित हो रही है, जिसके कारण से ये हो रही है। तो हमने बच्चों अभी तक देखा, 4 चीज़ें देखी हमने, कि पार्टिकल्स जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बनता है, उनमें स्पेस होता है, और ये सदैव मूव करते रहते हैं। तो ये हमने देखा 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। हम आते हैं आगे, अब देखते हैं अगले चरण में। जैसा मैंने आपको बताया अगरबत्ती वाले एक्सपेरिमेंट से, कि ये जो अगरबत्ती है जिसके कारण से पूरा कमरा आपका खुशमय हो गया, उसमें उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक फिनोमेना है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण से ऐसा हुआ। तो बच्चों, प्रश्न उठता, डिफ्यूजन होता क्या है? इट इज ए प्रोसेस, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है बच्चों, जिसमें सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। जैसे हमने बताया ना आपको कि आपने घर के एक कोने में आप अगरबत्ती जला दीजिए, मान लीजिए कमरा है और यहाँ पर आपने अगरबत्ती को जला दिया, आप देखोगे थोड़े देर में पूरे कमरे में अगरबत्ती खुशबूमय कर देगी। क्यों कर दी? क्योंकि जब ये अगरबत्ती में आग आपने स्टिक किया, उसको मैच स्टिक से फायर किया, तो आप देखोगे कि इनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ बढ़ गई। गर्मी लगने से इसमें काइनेटिक एनर्जी कारण से इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो फैलना शुरू कर जाते हैं। फैलते हो क्यों? तो विज्ञान के एक नियम के आधार पर फैलते हैं, जिस नियम को बोलते हैं हम डिफ्यूजन।
और डिफ्यूजन का प्रोसेस सदैव हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। अगर हम इसको और अच्छा समझना हो, जैसे भोजन की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू, सेंट की महक आपको कहीं एक स्थान पर होता है और पूरे घर में फैल जाती है। इसको और अच्छे से समझना हो तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हमने एक बॉटल लिया, इसमें एक ए पदार्थ भर दिया, एक सेंट भर दिया, एक दूसरा भी लिया बोतल जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें हमने बी को भर दिया और इसको हमने नॉब लगा के बंद कर दिया है। क्या ये जो बी ए में और ए बी में मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे ही इस नॉब को हम खोलेंगे, ए का बंद होने का अर्थ ए का कंसंट्रेशन किसमें ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, और बी का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन का नियम कहता है कि सदैव वस्तु हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। आपने जो इसका बाधा था, ये बाधा आपका इसका ये जो बीच में बाउंड्री लगी थी उसको आपने हटा दिया, तो होगा क्या? इसको हटा देने से होगा ये बच्चों कि इसमें की जो सेंट थी, खुशबू थी, पदार्थ था, वो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन यहाँ कम है, इसलिए यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और यहाँ का कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है और इधर कम है, इसलिए इसमें मूव करेगा। और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। इसको हम आप अपने दैनिक जीवन के उदाहरण में भी आप जानते हैं। ब्रीदिंग फिनोमेना आप लोग जानते होंगे बच्चों। आप देखे होंगे गैसियस एक्सचेंज जिसको भी आप बोलते हैं, CO2 और ऑक्सीजन। आप जानते हैं हमारी लंग्स में जब हम सांस को लेते हैं तो हमारे उस समय क्या अधिक होती है? ऑक्सीजन अधिक होती है। और जब ऑक्सीजन अधिक पहुंचती तो हमारे फेफड़े में पहुंच गई वो। तो यहाँ जब ऑक्सीजन अधिक हो गई, लेकिन हमारी ब्लड की वेसल्स में क्या अधिक हो गया है उस समय? CO2। तो ये जो O2 और CO2 का लेन देन होता है ब्लड से सेल्स में, सेल्स से ब्लड में, ये प्रक्रिया इसी फिनोमेना के कारण से होती है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में इस फिनोमेना का बहुत इंपॉर्टेंस है। डिफ्यूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्ले इन आवर लाइफ। जैसे ब्रीदिंग में मैंने बताया, जैसे कोई भी एक्वेटिक लिविंग बींग्स है जो पानी में गैस को लेन देन करता है, वो इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से करता है बच्चों। तो हम जाने कि ये होता है क्या और किस प्रकार से काम करता है। अब आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। अगर हम इस डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस को देखें तो हमको इस डिफ्यूजन से दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलती है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और दूसरा ये पता चलता है, हमने अगरबत्ती के एक्सपेरिमेंट से आपको बताया था, पार्टिकल सदैव मूव करते रहते हैं। तो डिफ्यूजन हमें बताता है, कंक्लूजन करता है कि मैटर की नेचर की दो प्रॉपर्टी बताता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और ये पार्टिकल सदैव मूव करते रहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा एक इम्पॉर्टेंट फीचर पार्टिकल का, अभी तक हमने तीन फीचर देखा कि पार्टिकल छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, उनमें स्पेस पाया जाता है और ये कंटिन्यूसली मूव कर रहते हैं। और चौथा विशेषता है ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ करेंगे। हम देखते हैं, आपको चित्र से मैंने मोहक बनाने के लिए चित्र का भी प्रयोग अपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किया हुआ है। हमने पहले ब्लॉक में एक छोटे छोटे लकड़ी के गट्ठे लिए हुए हैं, ये वुड है, ये रबर है, ये आयरन नेल है। ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे। हम एक हैमर लेंगे और हैमर लेकर के बच्चों हम इसको पीटना शुरू करें। क्या होगा? कौन सबसे पहले टूटेगा? स्वाभाविक सी बात है, आपको देख करके ही लग रहा होगा कि ये रबड़ जो है ये सबसे पहले ब्रोकन डाउन हो जाएगा। हम इस पर लेकर के हैमर करेंगे। ये जो हमारा रबड़ है इसको हम हथौड़ी से इसको पीटेंगे। तो थोड़ी देर पीटते 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 देखेंगे जहाँ हथौड़ी एक ही स्थान पे गिरते गिरते
इस रबड़ को वो क्या करेगी, वो तोड़ देगी। ठीक उसी प्रकार से हम उसके बाद हम इस पे आयरन पे कर सकते हैं, वुड पे करिए। तो हम अगर ये हम कोई नई चीज़ नहीं बता रहे बच्चों, आप सब लोग इसका अनुभव किए हुए हो। आप एक हथौड़ी ले लीजिए और रबड़ पर पीटिए, थोड़ी देर में देखते पीटते पीटते रबड़ पूरा टूट जाएगा। और वही दूसरी तरफ लकड़ी पर पीटिए, लकड़ी भी टूटेगा, लेकिन टाइम की संख्या है या जो समय लगने की बात है, तो या रबड़ की तुलना में वो बहुत समय लेगा तोड़ने में। लेकिन वही हम आयरन नेल्स पे हम हथौड़ी पीटे, वेरी टफ टू ब्रेक इन। इससे क्या इंटरफ्रेंस निकलता है बच्चों, इससे इस एक्टिविटी से हम यही अर्थ लगा सकते हैं कि जब हम रबड़ पे पीटते हैं तो रबड़ आसानी से टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि ये जो रबड़ है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों की तुलना में लेस है। अगर इसको देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा है, लेकिन इस आयरन से कम है। अर्थात सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां है? आयरन नेल्स पे है। अर्थात जब हम हैमर से इसकी बीटिंग करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले ये टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ये कम मजबूती से आपस में बंधे हुए हैं। उसके बाद कौन टूटेगा? लकड़ी टूटेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निश्चित तौर पर रबड़ से ज्यादा है, लेकिन आयरन से कम है। तो ज्यादा पीटने पर कई बार एक ही स्थान पर पीटते पीटते ये वुड भी टूट जाएगा। तीसरा है आयरन। आयरन को बहुत देर तक पीटेंगे तो धीरे धीरे आयरन भी टूटेगा। ऐसा नहीं कि अब वो आपको हैमरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक दो छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ बच्चों की, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जब जो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, इनके कण के बीच में, ये लेस था इसलिए आसानी से टूट गया, इसीलिए आप फोर्स कम लगा। जबकि इसमें उसकी तुलना में ज्यादा है इसलिए फोर्स इसकी तुलना में ज्यादा इसमें लगा, और आयरन में सबसे ज्यादा लगा। क्योंकि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसीलिए मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर भी होगा। तो हम इस एक्टिविटी से ये कह सकते हैं कि जो आयरन है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में सबसे अधिक है, उससे कम वुड में है और सबसे कम रबड़ में है। तो हमने देखा कि जो ये रबड़ था बच्चों, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम था। आयरन नेल्स में सबसे अधिक था, मैक्सिमम था, और वुड्स में इन दोनों की तुलना में इससे कम और इससे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। इसलिए इस आयरन को तोड़ने में, पीटने में सबसे ज्यादा फोर्स लगता था, इसको आयरन से कम लगता था, और सबसे कम फोर्स इस रबड़ को तोड़ने में लगता था। इससे सिद्ध होता है कि मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन देयर इज more force is required. And if you have less, like rubber, if less force of attraction, less force is required. तो हम इस एक्टिविटी से यही सिद्ध हुआ कि जिस मटेरियल में जितना अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस पर उतना अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिस मटेरियल में जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको उसमें उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे रबड़ में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसका मतलब है उसमें सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। लकड़ी में रबड़ से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तो लकड़ी से ज़्यादा उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तब लकड़ी कहीं जाके टूटेगी। और वही आयरन की नेल में सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनके कड़ों के बीच में, इसलिए वो उसकी तुलना में ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या है ये। अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन बच्चों हैं आपके इन टेक्स्ट में, मैं चाहता हूं कि आपको उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं,
और इम्पॉर्टेंट भी है ये, कई बार ये परीक्षाओं में आते भी हैं और हम उसको अर्थ नहीं, क्योंकि हम उसको कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि एनसीईआरटी में भी इंटरेस्ट क्वेश्चन दिए हुए और इम्पॉर्टेंट है वो, जबकि आपका शिक्षक आपको हमेशा बताता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। सुन करके तो बड़ा आपको थोड़ा दूसरे टाइप का लगता होगा, लेकिन यहाँ समझने की बात है बच्चों। पूछ रहा है कि कौन मैटर है, तो मैटर होते ही आपको पता चल, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वह पदार्थ जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसका कुछ मास हो। अगर ये दोनों विशेषताएं जो पदार्थ रखते हैं उन्हें हम मैटर कहते हैं। तो अगर इस चित्र को देखें, हम इस क्वेश्चन को देखें, तो चेयर का अपना कुछ मास भी होता है और जहां रखोगे वो थोड़ा स्थान भी लेता है। एयर, आलमंड एंड दिस कोल्ड ड्रिंक। तो हमने देखा कि जो चेयर होता है इसका कुछ मास भी होता है और ये स्पेस भी लेता है। एयर भी मास होता है, इसका स्पेस होता है। आलमंड्स का भी मास होता है, स्पेस लेता है। और कोल्ड ड्रिंक, ये सभी क्या है? मैटर्स हैं। बस सब, जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर रहेगा कि वह पदार्थ जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका कुछ मास होता है, वैसे पदार्थों को हम मैटर कहते हैं। आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आसान लग रहा होगा। इसी तरह आपके इंटेक्स्ट में दूसरा पेज नंबर 3 पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। मैंने आपको पढ़ाते दौरान भी बताया था बच्चों कि आप खेल कूद के आ रहे हो और आप घर में एंट्री मारे हो कि आपको घर की खुशबू, मम्मी खाना किचन में क्या बना रही है आपको पता चल जाता है। लेकिन क्वेश्चन उसी से कुछ रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम कोई फूड हॉट हो, गर्म होता है, तो उसकी खुशबू आपको मिल जाती है, जबकि वही कोल्ड होता है तो उसकी खुशबू हमको क्यों नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको पता है, स्मेल से संबंध में मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन का फिनोमेना यहाँ काम करता है। तो यहाँ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बच्चों, इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, डिफ्यूजन की घटना डिफ्यूजन बढ़ता है। इसी कारण से जो क्वेश्चन था कि जो ये हॉट फूड है वो आपको तुरंत आपके नाकों तक, उसकी खुशबू आपके नाक तक पहुंच जाती है, जब कोई ठंडा फूड होता है जब तक आप उसके पास नहीं पहुंचते तब तक आपको उसकी खुशबू नहीं मिलती है। उसका रीजन यही है क्योंकि ये जो स्मेल की घटना आ रही है वो डिफ्यूजन प्रक्रिया के कारण से होती है और रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसके कारण से उनकी काइनेटिक टेम्परेचर है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो मूव करेंगे और आपकी नाकों तक उसकी खुशबू आसानी से पहुंच जाती है और आपको पता चल जाता है कि दिया हुआ फूड कैसा है। तो हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। एक और क्वेश्चन है, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके टेक्स्ट में। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation shows? अक्सर बच्चों को नहीं समझ में आता है और समझ में नहीं आने का मतलब है बच्चों को इस शब्द का मतलब नहीं समझ में आना। इस शब्द का मतलब होता है बच्चों गोताखोर। मैं आपको इंग्लिश भी यहाँ बता दे रहा हूँ। गोताखोर मतलब वो जो कि पानी में तैरने का कार्य करते हैं, सारी चीज़ों को खोया खोजते हैं। हम जानते हैं कि वाटर क्या है? वाटर इज आल्सो ए मैटर। मैटर मतलब स्पेस ऑक्युपाई करती है और मास। आपको जब कभी आपको ये दोनों चीज आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। मैटर मतलब उसका कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगी वो और वो कुछ उसकी मास होगी। तो वाटर भी एक मैटर है। और आपको मैंने बताया, आपको आगे क्लासेस में आपको पता चलेगा कि जो ये लिक्विड होता है, ये वाटर एक लिक्विड है और लिक्विड के बीच में स्पेस की संख्या
थोड़ी सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इस वाटर के बीच में स्पेस पाई जाती है, और स्पेस होने के कारण से इनका इसमें जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है देन सॉलिड की तुलना में, जिसके कारण से गोताखोर आसानी से इसको कट कर लेता है। वाटर इज आल्सो ए मैटर, वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि हमने करेक्टरिस्टिक्स में पहले ही पढ़ लिया है कि पार्टिकल के जो मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, और इन केस ऑफ फ्लूइड्स और इन केस ऑफ लिक्विड द स्पेस बिटवीन दीज टू फ्लूइड्स टू इज मोर, और इस स्पेस के कारण से ये जो डाइवर होता है, गोताखोर होता है, वो आसानी से इसको काट करके स्विम कर लेता है। तो क्वेश्चन उठता है कि पूछ रहा है कि क्या है, तो यहाँ पर वही है स्पेस, क्योंकि ये जो वाटर है, वाटर के बीच में स्पेस पाया जाता है। कोई भी मैटर होता है उसके लिए स्पेस होता है, और उस स्पेस के कारण से वो डाइवर उसको आसानी से क्रॉस करके चीरता हुआ तैर लेता है। ऐसा समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पार्टिकल्स आर ऑफ मेड अप ऑफ वेरी small, they have space between them, they constantly move and they attract each other। हमने बताया बच्चों कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे वेरी टीनी पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। इन पार्टिकल के बीच में छोटा छोटा स्पेस पाया जाता है, और ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं हमेशा, हमने अगरबत्ती के एक्सपेरिमेंट से भी बताया, और ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरों से। तो हमने आपको अभी लकड़ी का टुकड़ा, नेल और रबड़ का उदाहरण समझाया था। तो कोई भी पार्टिकल होता है उसके चार विशेषताएं होती है कि वो उसमें उसकी पार्टिकल छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है, उन कणों के बीच में स्पेस पाया जाता है, और ये पार्टिकल सदैव मूव करते रहते हैं, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज द थियरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। थियरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसको आपको समझना ही है कि जानना है कि कैसे होते हैं पार्टिकल्स और किन किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। तो हम देखते हैं कि हम एक डिफरेंट एक्टिविटीज से जान चुके हैं बच्चों कि पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हमने देखा था कि हमने एक्टिविटी से देख लिया है कि मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सदैव मूव करते रहते हैं। हमने आपको चार एक्टिविटी अभी पिछले स्लाइड में ही बताया कि वो स्मॉल पार्टिकल्स, जो ये पार्टिकल होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, टीनी पार्टिकल होते हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, और हमने बताया आपको कि ये जो पार्टिकल होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, हमने चार बातें आपको बताई। ये अट्रैक्ट करते हैं, इनमें स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और इनमें स्पेस पाया जाता है। तो ये हमने चारों प्रॉपर्टी आपको बता दिया। अब इसी चारों प्रॉपर्टी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको समझना है। तो हम ये जान चुके हैं कि पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बने होते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये कंटिन्यूअस मूव करते हैं, मैंने अगरबत्ती के उदाहरण से भी बता चुके हैं। और ये मूव क्यों करते हैं? ये मूव इसलिए करते हैं बच्चों, स्टेशनरी नहीं होते हैं, ये मूव करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास कुछ एक के मतलब काइनेटिक एनर्जी, बच्चों यहाँ पर के मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये प्रश्न उठता है कि व्हाट इज के।
आपके सामने स्लाइड में मैंने अभी राउंड किया व्हाट इज के। तो आपको समझना है एनर्जी पॉजेस्ड बाई द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसके मूवमेंट करने से जो उसमें एनर्जी आती है उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं सदैव मूव करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कुछ उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है और ये एनर्जी उनके मोशन करने से प्राप्त होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी सदैव इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इंक्रीज जैसे ही करेंगे वैसे ही बढ़ेगी। आइए हम देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे और आपको इसको डिटेल में। और काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक गैस में होती है और सबसे कम सॉलिड में होती है। हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहती है तो उस पर एक एनर्जी उत्पन्न होती है, उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। जितना अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी केई बढ़ेगी। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो केई की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और केई जो होती है काइनेटिक एनर्जी है, ये सबसे अधिक गैस में पाई जाती है और सबसे कम सॉलिड में पाई जाती है। तो ये हमारा थियरी है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस चित्र को ध्यान से आप देखिए बच्चों। हमने आपको बताया कि छोटी छोटी चीजें आपको जाननी है। छोटे छोटे टर्म्स बहुत से हैं। मैं अपने हर तीनों, आज मेरा तीसरा क्लास में, उसमें भी बता रहा हूँ आपको। साइंस में हमेशा टर्मिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। अगर हम टर्म्स को क्लियर हो गए तो हमको पढ़ाई के दौरान बहुत सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एक शब्द आप आगे सुनने वाले हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि दोनों कोई बहुत कठिन चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमको समझने का फेर है। हमने ये चित्र बनाया हुआ है बच्चों, देखिए कि इसमें हमने मान लीजिए हमने 4 कण बना दिए, 4 मैटर्स के 4 पार्टिकल्स है। तो ये चारों पार्टिकल में देखिए तो बच्चों ये छोटा, बीच में कुछ जगह आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये जो इन मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह है, ये आप देखिए तो ये वाला स्पेस यहाँ मैं रंग रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी स्पेस है इनके बीच में। दीज स्पेसेस आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इनके ये सब, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। The force between these two molecules is called intermolecular, or space between these two molecules is called intermolecular space। तो यहाँ दो छोटी छोटी चीजें जो आपको समझना है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तब मैं आपको इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बातें बताऊंगा तो आपको आसानी से पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो मॉलिक्यूल के बीच में जो ये स्पेस है बच्चों, जिसको मैं रंग रहा हूँ, आप चित्र से देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये जो मैं रंग रहा हूँ, ये जो जिसको मैं रंग रहा हूँ, ये स्पेस है इन पार्टिकल्स के बीच में। 1 2 3 4 5, मैंने 5 पार्टिकल है, इसके बीच में जो ये स्पेस है बच्चों, जिसको मैंने गाढ़े रंग से रंग दिया है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चों, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ आपको समझना है, द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स व्हिच इज फाउंड टू बी लीस्ट इन सॉलिड एंड मैक्सिमम इन। बच्चों इसको, इस चित्र से मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट मिनट। देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सॉलिड में ये स्पेस सबसे कम होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड टाइटली पैक्ड होते हैं बच्चों। हम सब लोग जानते हैं कि सॉलिड को तोड़ने में
और क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि वही गैस में इतने खाली स्थान है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम इन गैस एंड मिनिमम इन सॉलिड। द फोर्स, there is a force that exists between particle of matter is called intermolecular force। जैसा मैंने आपको यहाँ समझा ही दिया है, ये जो मैं जिसको अब व्हाइट कलर से बना रहा हूँ, दैट फोर्स इज दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, 1 2 3 4 5 मैंने बनाया, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण से वो एक शेप बनाए हुए हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा बच्चों, मैंने 3 चित्र बनाया, 3 चित्र से 3 चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो ये फोर्स होता है बच्चों, जैसे जैसे फोर्स डिक्रीज होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्पेस। हमने देखा यहाँ पर सबसे कम फोर्स होगा, क्यों? क्योंकि स्पेस नहीं है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसमें उससे ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पेस बढ़ रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पेस सबसे कम है, उसकी तुलना में यहाँ उससे कम लगेगा, और सबसे कम यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ स्पेस ज़्यादा है। तो हमने यहाँ 3 चीज़ें जानने की कोशिश की बच्चों कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, और ये फोर्स जो होता है कैसे बढ़ता है और घटता है। तो हमने बताया कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो स्पेस, जो 2 मॉलिक्यूल के बीच जो दो पार्टिकल के बीच में मैटर के जो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और उनके बीच में लगने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। और ये फोर्स जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है वो फोर्स घटता चला जाता है, अर्थात सॉलिड में सबसे अधिक फोर्स पाया जाता है, गैस में सबसे कम, और लिक्विड में दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये 3 चीज़ें यहाँ समझ में आई होगी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्पेस से क्या संबंध है। बच्चों यहाँ हम 2 छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। हमने मैटर के बारे में तो जान ही लिया है कि वह चीज़ जिसके पास स्पेस ऑक्युपाई करती है और कुछ मास होता है, उसको हम मटेरियल कहते हैं, और ये मटेरियल्स मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। तो 2 बातें यहाँ, 2 टर्मिनोलॉजी आपको समझना है, एक कि व्हाट इज मैटर और दूसरा मटेरियल। तो मैटर तो हमने जान लिया कि वह वस्तु या वह पदार्थ, वह पार्टिकल, वह जो कि स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका कुछ मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। ये मटेरियल जो होता है मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, पर्टिकुलर टाइप, ये जो होते हैं ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर के होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन है तो O और O से मिलकर के बना हुआ है। नाइट्रोजन है तो N और N से मिलकर के बना है। तो पर्टिकुलर मैटर जो होता है, वो मटेरियल जो होता है वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर से मिलकर के बना होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये मटेरियल्स 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनस मटेरियल एंड हेट्रोजीनस मटेरियल। आइए हम देखते हैं मटेरियल के प्रकार के। मैंने आपको बताया कि मटेरियल 2 प्रकार का होता है, होमोजीनस मटेरियल एंड हेट्रोजीनस मटेरियल। होमोजीनस मटेरियल आर those that have same composition and same property throughout the sample। इस चीज को मैं समझाने के लिए एक छोटा सा बहुत प्यारा सा उदाहरण आपको सामने रखा हूँ। सर ब्रेक। So dear learners, here we will go for a break of 5 minutes and then we will resume it.
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। स्वयं बने, हम Okay, again, most welcome to all of you. We are just in our chapter is in the progress, and we are on the topic homogeneous type materials. मैंने बताया बच्चों की मटेरियल इज ऑफ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मटेरियल। तो होमोजेनस मटेरियल वो होते हैं मटेरियल जो कि जिनके पास कंपोजिशन सेम हो और सेम प्रॉपर्टी जो थ्रू आउट। हमने एक उदाहरण से यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि एक पानी का ग्लास है, उसमें हमने थोड़ा आइस डाल दिया है, या इसको दो तरह से समझ सकते हैं। ये पानी का ग्लास है, इसमें हमने क्या लिया है, पानी लिया हुआ है और ये आइस है। तो बच्चों अगर हम यहाँ देखेंगे तो भी ये H2O ही होगा, यहाँ देखेंगे तो भी ये H2O ही होगा, जहाँ देखेंगे सब होगा। तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। इसी को हम दूसरे रूप में समझ सकते हैं। एक पानी का ग्लास लिए, उसमें हमने कुछ साल्ट दिया और डाल करके उसको हमने अच्छे से स्टीयर करके चम्मच से मिला दिया। क्या होगा, नमक जब नमक पूरे भाग में मिल जाएगा तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से पानी लेकर टेस्ट करेंगे वो भी नमकीन दिखेगा, यहाँ से पेंदी में से लेंगे तो भी नमकीन दिखेगा, और ऊपर से लेके देखेंगे तो भी वो नमकीन ही। इससे सिद्ध होता है कि ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, इट इज ए मेड अप ऑफ होमोजेनस मटेरियल। मतलब those materials, those who have same composition and same properties throughout this
the sample, and thus such material are called as homogeneous samples या homogeneous materials. Next is heterogeneous material. बच्चों होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो शब्दों से मिलकर के बना है, होमो एंड हेट्रो. होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. वे मटेरियल जो कि डिफरेंट कंपोजिशन हो और डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द सैंपल. इसको करने के लिए क्या ले लिया, एक हमने किसी भी चॉकलेट या किसी का डिब्बा ले लिया या एक बीकर ले लिया और उस बीकर में थोड़ा पानी ले लिया और उसमें थोड़ा सैंड मिला के डाल दिया या एक जमीन का थोड़ा गंदा मटेरियल डाल दिया. क्या होगा, मिला करके आप डाल दीजिए तो जितनी हैवी चीजें होंगी सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, जो लाइटर होगी ऊपर हो जाएगी और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो यहाँ वहाँ सस्पेंडेड होंगी. तो आप यहाँ का पानी लेंगे तो यहाँ की प्रॉपर्टीज दूसरी होगी, यहाँ की दूसरी होगी, यहाँ की दूसरी होगी. तो वे मटेरियल, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक हेट्रोजीनस मटेरियल है, क्योंकि इसका थ्रू आउट सब अलग अलग है. ऊपर के भाग में कुछ अलग है, नीचे कुछ और है, बीच में कुछ और है. तो डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो रही हैं. इससे हम कह सकते हैं कि यह एक एग्जाम्पल है हेट्रोजीनस मटेरियल का. हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें बच्चों, तो स्टेट ऑफ मैटर में जानते हैं तो स्टेट मैटर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है जो आपको पढ़ना है. वैसे तो मटेरियल कुल 5 प्रकार का है जो आपको पूरे उसमें देखा. तो एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट. इसको हम शॉर्ट में BEC भी बोलते हैं. लेकिन आपको पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये हायर क्लास में आपको पढ़ना है. मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूंगा क्या है कैसे है. तो हम सब लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियंस जो मैटर होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है: लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट. जिसमें से आपको 3 पढ़ना है: सॉलिड, लिक्विड और गैस आपके क्लास के सिलेबस के अनुसार. प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है. अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आपको जानना है, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें बच्चों, तो हम कई एक्टिविटीज करते करते धीरे धीरे हम लोग जान चुके हैं कि जो सॉलिड होता है वो उसकी शेप और साइज फिक्स होती है, उनकी शेप और साइज वॉल्यूम फिक्स होती है, उनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. अभी क्या कंप्रेशन है मैं बताऊंगा आपको. कंप्रेस नहीं कर सकते, ये फ्लो नहीं करते हैं, इनको किसी कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती रखने के लिए, और उनमें डिफ्यूजन टेंडेंसी नील होती है. हम सभी लोग जानते हैं बच्चों कि इनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है. अगर इस चित्र को देखें बच्चों तो आपको दिख रहा है कि कुल 20 पार्टिकल से मिलकर के सॉलिड बना हुआ एक रचना आपको दिखाई दे रही है, और इसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत थोड़ा है, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं. इनको आप दबा नहीं सकते हैं. जबकि और इनमें क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है इसलिए इनको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, ये बहते नहीं हैं, और इनका एक फिक्स शेप और साइज होता है, और ये डिफ्यूजन नहीं करते हैं. ये सारी विशेषताएं हैं किसकी, सॉलिड्स की. अगर इसी विशेषताओं को हम ध्यान से देखें बच्चों तो हम कह सकते हैं कि इनका फिक्स शेप इसलिए होता है क्योंकि इनके पास लेस काइनेटिक एनर्जी होती है, और ड्यू टू दिस लेस मॉलिक्यूलर स्पेस इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से टाइटली पैक्ड होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, और इनकी शेप और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण से इनका शेप फिक्स होता है, और ये फ्लो नहीं करते, इनको किसी कंटेनर की रखने की आवश्यकता नहीं, तो डिफ्यूजन नील होता है इसमें. अब इसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से सॉलिड
सॉलिड को अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखें तो बच्चों हम कह सकते हैं इन सॉलिड पार्टिकल दे आर टाइटली पैक्ड एंड अरेंज ड्यू टू विच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी लेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में ये जो स्पेस है वो बहुत कम है बच्चों। स्पेस कम होने के कारण से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण से इनका शेप और साइज फिक्स होता है। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इनके सॉलिड की, तो यहाँ आपको समझना, क्योंकि इनमें स्पेस बहुत कम होता है। आपको पहले ही मैंने बता दें कि जिस चीजों में स्पेस कम होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी और उनका शेप साइज फिक्स होगा। ठीक है, इसलिए इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिड। ड्यू टू लेस स्पेस हैव स्ट्रॉन्ग molecular forces, intermolecular forces, or due to strong molecular forces, they have solid have fixed shape and volume and cannot be compressed. Which of these are solids? एक कंडीशन में आपके सामने रख रहा हूं, निम्न में से कौन सॉलिड है? रबर बैंड, स्पॉन्ज या नमक? तो आइए हम इसके बारे में सोचते हैं कि कौन सॉलिड है। रबर बैंड सॉलिड है, स्पॉन्ज सॉलिड है कि साल्ट सॉलिड है? तो आंसर आएगा सभी सॉलिड है। ऑल ऑफ दीज फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ए रबर बैंड एंड स्पॉन्ज चेंजेस देयर शेप ओनली व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। नहीं तो वो भी बच्चों जैसे रख दोगे स्पंज की तरह ही रहेगा। इट माइट अपीयर्स टू यू एज इफ साल्ट इज टेकिंग शेप ऑफ कंटेनर। अब आपको लगेगा कि नहीं, साल्ट तो अभी हमने ग्लास में रख दिया तो ग्लास का आकार ले लिया, जार में रख दिया तो जार का आकार ले लिया, तो जिस प्रकार के कंटेनर में वैसा, लेकिन सब सॉलिड है बच्चों। अर्थात जब तक रबर बैंड और स्पॉन्ज पे आप फोर्स नहीं लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, वो अपना शेप नहीं चेंज करेंगे। अपने आप चेंज होते कभी आपने नहीं देखा होगा। आप हाथ में लेकर के दबाते होंगे तभी वो आपने उसको चेंज होते हुए देखा होगा। इसी क्रम में एक प्रश्न आया हुआ है, एक हमारी श्रोता हैं स्वास्तिक फ्रॉम दरभंगा, व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई? तो आपका आंसर हमको आशा रखता हूँ स्वास्तिक समझ में आ गया होगा कि बेटा ये जो स्पॉन्ज है ये एक सॉलिड है, लेकिन जब तक इस पर हम फोर्स नहीं अप्लाई करते बच्चों तब तक वो एक शेप, एक फिक्स शेप में ही रहता है। इसलिए यह एक सॉलिड है। जब तक हम इसको दबाते नहीं तब तक वो अपना शेप नहीं चेंज करता है। शेप चेंज हो जाने से आप इसको सॉलिड पर शक नहीं करिए। एक क्वेश्चन आया हुआ एक श्रोता का, सर द स्मेल ऑफ अगरबत्ती इज मैटर देन इज नॉट द स्मेल ऑफ परफ्यूम ऑफ मैटर। बच्चों मैं बता दूं कि जो आप अगरबत्ती जलाते हो बच्चों, अगरबत्ती को जैसे ही आप जलाते हो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण से वो मूव करता है। परफ्यूम तो अपने आप फैलता है बच्चों, उस डिफ्यूजन उसमें भी हो रहा है, दोनों में डिफ्यूजन है। लेकिन बात यहाँ मैटर की बात कर रहे हो तो मैटर के पास वहां आप जैसे उसको इग्नाइट कर रहे हो तब उसको फैल रहा है। एक प्रश्न आया हुआ है, प्रथम शर्मा, क्लास 9th, JNB नारदीवाला, जम्मू 2। सर माय क्वेश्चन इज दैट डज एटम हैज न्यूक्लियस? हाँ बच्चों, आपको तो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल में, फिर भी आप जान लीजिए बच्चों। जो एटम्स होता है, डाल्टन नहीं बताया था, बोले यही सबसे छोटा होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मिलकर के मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर ऑर्बिट में मूव करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों आपस में मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं। तो एटम्स हैज न्यूक्लियस। एक श्रोता है सुहानी, क्लास 9, व्हाट इज डिफ्यूजन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो सुहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि ऑब्जेक्ट हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन से लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं। जैसे हमने बताया था कि जैसे ही आप अगरबत्ती को जलाते हो, अगरबत्ती शुरू कर देती है। अगरबत्ती जहां है वहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जैसे ही उसको
जैसे ही इसको आप अगरबत्ती को गर्म करते हैं आप तुरंत वो जलना शुरू हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि डिफ्यूजन की उदाहरण देखना तो बच्चों हमने आपको बताया ब्रीदिंग की क्रिया। ब्रीदिंग जो गैसियस लेन देन होता है बच्चों वहां पर काम करता है। आपका अगरबत्ती का उदाहरण हो गया। ये दोनों डिफ्यूजन के एक अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट, अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें बच्चों तो लिक्विड स्टेट है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। जो ये लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बच्चों, शेप फिक्स नहीं होता। जिस बर्तन में आप रख दोगे इस बर्तन में रख दोगे तो इस शेप को ले लेगा, इस बर्तन में रख दोगे तो इस शेप का ले लेगा, ऐसे बर्तन में रख दोगे तो इस शेप का लेगा। मतलब वॉल्यूम तो अगर इसमें 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा, 100 ml ही रहेगा 100, लेकिन जिस तरह के बर्तन में रख दोगे उस तरह का शेप ले लेगा। इनको थोड़ी बहुत मात्रा में कंप्रेस किया जा सकता है। इनको रखने के लिए एक कंटेनर की आवश्यकता पड़ती है। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और ये आसानी से मूव करते हैं। लिक्विड जो होते हैं बच्चों उनके पास फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप। वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। इनको स्पेस कम होने के कारण से थोड़ा बहुत मात्रा में, क्योंकि सॉलिड की तुलना में इसमें स्पेस ज्यादा होता है बच्चों, इसलिए थोड़ा आप कंप्रेस कर सकते हो। इन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। इट मीन्स सॉलिड की तुलना में इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा। अगर इस चित्र को हम यहां से ऐसे देखें, हमने आपको बताया था अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम था, इसलिए टाइटली पैक्ड थे। यहां पर उसकी तुलना में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसकी तुलना में ज्यादा होगा, जिसके कारण से ये तो इसलिए इनका फोर्स भी लेस हो जाएगा सॉलिड की तुलना में, और इसीलिए इनको कंप्रेस कर दिया जाता है और इनकी डेंसिटी कम होती है। इनको आसानी से फ्लो कराया जा सकता है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। अगर इनकी हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेनेशन को देखें तो इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोज टू ईच अदर इन कंपैरिजन टू सॉलिड, ड्यू टू व्हिच intermolecular spaces is more than intermolecular force is comparatively less in compared to solids। हमने आपको पहले ही उदाहरण में बताया वह पार्टिकल जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अर्थात वो उतना ही टाइटली पैक्ड होगा। गैस होता है, जो ये लिक्विड है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि ये जो स्पेस है वो उसकी तुलना में ज्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। इसीलिए इनको कंप्रेस भी किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ दो इंपॉर्टेंट छोटी सी बात आपने समझा कि सॉलिड की तुलना में ये कंप्रेसिबल इसलिए है क्योंकि इनमें स्पेस बढ़ जाता है, और स्पेस बढ़ जाने के कारण से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये कंप्रेसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर इसमें देखिए हमने 6 पार्टिकल मिलकर के छोटा सा एक सॉलिड बना हुआ है, और यहाँ 4 ही बनाए हैं हमने। साइज सेम दोनों की है, 5 ही बना है। इसका मतलब है कि इसमें स्पेस कम है, स्पेस इन पार्टिकल के बीच में ज्यादा है, और अर्थात ये लेस डेंस है, ये मोर डेंस है। इनकी डेंसिटी कम होगी, इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर अरेंज ईच अदर इज नॉट फिक्स। तो हमने देखा बच्चों की दिस इज ये पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, क्योंकि इनमें तो हमने देखा कि वो स्पेस और मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में मैं पहले ही बता दूं, जितना कम स्पेस उतना अधिक मॉलिक्यूलर फोर्स, जितना ज्यादा स्पेस उतना कम फोर्स। जब फोर्स कम रहेगा तो निश्चित तौर स्पेस, फोर्स कम है इसका मतलब स्पेस ज्यादा है, तो वो कंप्रेस हो सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट इज द गैसियस स्टेट। व्हाट इज गैसियस स्टेट? अगर हम इस गैसियस स्टेट को देखें बच्चों तो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, they are highly compressible
they can flow in all direction, they fill entire space of container, they can easily face diffuse and have low density. बच्चों यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ये गैस होते हैं इनमें पार्टिकल्स यहाँ वहाँ फैले होते हैं, जिसके कारण से इनमें स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जब यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा, तो इसीलिए इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये कंप्रेसिबल भी हैं और ये हर दशा में घूम सकते हैं, और इनको जिस पे रख देंगे बर्तन में पूरे बर्तन में भर जाएंगे और आसानी से मूव कर सकते हैं। इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है और डेंसिटी तो इनकी कमी है। डेंसिटी को देखना हो बच्चों तो 3 उदाहरण से यहाँ समझ लें। सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंस होता है, लिक्विड उससे कम डेंस होता है, और गैस सबसे कम डेंस होता है। तो अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे कि इनके पास डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, व्हाई इट इज नॉट फिक्स वॉल्यूम, तो आपको बता रहा हूं क्योंकि इनके पास स्पेस ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत न के बराबर होता है, जिसके कारण से इनका कोई शेप या वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, और इसीलिए हाईली डिकम्प्रेसिबल होते हैं और सभी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। उसके एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस स्टेट। तो इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट ड्यू टू व्हिच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक, एंड इंटरमॉलिक्यूलर forces are very weak, and hence they are very easily compressed, and that's why they do not have any fixed shape and volume. आइए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तीनों के बीच बारे में डिफरेंस देखना है हमको। अगर हम इस डिफरेंस को देखें शेप के कंटेक्स्ट में, तो जो सॉलिड होते हैं उनका उनकी शेप फिक्स्ड होती है, इनकी भी शेप तो इंडिफिनिट शेप होते हैं, बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम शेप तो फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होती है, और इनका भी शेप इंडिफिनिट होता है। अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा है इनके बीच में, तो सॉलिड में सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि इनमें स्पेस कम होता है, आपस बीच इनके दो के बीच में स्पेस कम होने के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसमें देखें तो इसकी तुलना में कम और इससे गैस से ज्यादा होता है। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, गैस को थोड़ा बहुत किया भी जा सकता, नहीं भी किया जा सकता, लेकिन गैस को तो किया जा सकता है, लिक्विड को वेरी लेस अमाउंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में सबसे कम होती है और उससे ज्यादा इसमें और सबसे ज्यादा गैसेज में पाई जाती है। डेंसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा सॉलिड में पाए जाते हैं, लिक्विड में सॉलिड से कम होती है और गैस में सबसे कम होती है डेंसिटी। अगर हम इनके पार्टिकल मूवमेंट की बात करें, पार्टिकल सॉलिड की, तो पार्टिकल इनके कैन नॉट मूव रेदर देन वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स्ड प्लेस, क्योंकि ये डेंसली पैक्ड होते हैं और स्पेस इनमें कम होता है, इसलिए इनके पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। और लिक्विड में थोड़े बहुत मूवमेंट हो सकता है, स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे पर वो स्लाइड कर सकते हैं, जबकि गैस में इनके पार्टिकल आपस में मूव इजीली कर लेते हैं। डेंसिटी की बात करेंगे तो हमने बताया कि हाईएस्ट डेंसिटी सॉलिड में होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक सॉलिड में होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैसेस में नेग्लिजिबल के बराबर होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आज हमने देखा बच्चों की क्या है, मैटर क्या होते हैं, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। हमने देखा कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना, उनका फिक्स वो
छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, एक कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। फिर हमने देखा मटेरियल क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस मटेरियल क्या है, हेटेरोजेनियस मटेरियल क्या है। होमोजेनियस मटेरियल वे मटेरियल हैं जो मटेरियल होमोजेनियस मटेरियल वे मटेरियल्स है जिनमें कंपोजिशन थ्रू आउट एक ही होता है और थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होता है चाहे कहीं भी हो, जबकि हेटेरोजेनियस वो होता है जिसमें कंपोजिशन अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरह का होता है, जैसे हमने बताया सैंड का। हमने फिर उसके बाद देखा स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोर्स, आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, जिसमें से आपको 3 पढ़ना था। तीनों के बारे में हमने यहाँ बात की। सॉलिड क्या है हमने बताया, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, उनको कंप्रेस। हमने गैस की बात, लिक्विड की बात की, लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में देंगे उसी कंटेनर के वो ले लेते हैं। हमें बताया कि उनमें इंटरवल को स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फिर गैसेस की बात की, गैस न इनका शेप फिक्स है, न साइज फिक्स है, न इनका वॉल्यूम फिक्स है, और क्योंकि इनमें स्पेसेस ज़्यादा होती है इसलिए इजली मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। So thank you very much for watching our class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, and thank you, learners.